Hello friends, I am Dr. Savita Kumari from Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater फरीदाबाद। आज जो टॉपिक है डिस्कशन का वो आजकल इनफर्टाइल कपल में यानी जिनको बांझपन से ग्रस्त हैं उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉमन हो गया है। इसके रीज़न है क्यों ये कॉमन हो गया है, क्यों इसका ध्यान रखना है, ये सारा प्रेगनेंसी आउटकम से रिलेटेड है। इसलिए मुझे लगा इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने हाइड्रोसाल्पिंग सुना होगा। हाइड्रोसाल्पिंग्स का मोटा मोटा मतलब यही होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, साल्पिंग्स मतलब फेलोपियन ट्यूब यानी कि जो बच्चेदानी से जुड़ी हुई नलें हैं, ट्यूब हैं, उनको उनके अंदर पानी भर जाना। अब ये क्यों सिग्निफिकेंट है? अगर ये हाइड्रोसाल्पिंग्स का प्रॉब्लम है तो एक ये इनफर्टिलिटी, बांझपन का एक मुख्य कारण हो सकता है। इसके ये हाइड्रोसाल्पिंग्स में अगर प्रेगनेंसी होती है, किसी में क्षमता है प्रेगनेंसी की 100% हम मान के चले, तो उसकी अगर ये हाइड्रोसाल्पिंग्स है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो चांसेस है कि 50% उनका माँ बनने की क्षमता में कमी आ जाना। तो 50% कमी हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोसाल्पिंग्स के बारे में हम जानेंगे। ये हाइड्रोसाल्पिंग्स होता क्यों है? हाइड्रोसाल्पिंग्स होता है कोई पहले कभी इन्फेक्शन हुआ हो पेल्विक रीजन में, यानी नीचे बच्चेदानी के किसी हिस्से में किसी कारणवश इन्फेक्शन हुआ हो। उस इन्फेक्शन में सबसे जो कॉमन इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है। क्लेमाइडिया एक बैक्टीरिया का एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस, सब लोग जानते हैं, टीबी, यक्ष्मा, वो जेनाइटल ट्रैक्ट का कभी ओल्ड पेट का कोई टीबी का इन्फेक्शन हुआ हो जो कि ट्यूब को अफेक्ट किया हो, या पहले कोई सर्जरी हुई हो। उस सर्जरी के दौरान क्या होता है कि दोनों ट्यूब के दो एंड होते हैं, एक बच्चेदानी की तरफ खुलता है और एक पेट की तरफ खुलता है, जहां से ओवरी से उसका रिलेशन होता है। ऐसे जैसे ओवरी से एग निकला, अंडा निकला, वो कैच करता है और ट्यूब में आता है, और नीचे से स्पर्म जाता है, ट्यूब में कहीं ये मिलते हैं तो प्रेगनेंसी होती है। इसलिए इस ट्यूब का पोर्शन का बहुत वैल्यू है। अब कोई ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के दौरान कोई हिस्सा कच्चा रह गया, उस पे जाके वो ट्यूब चिपक गया तो उसका माउथ, दोनों जो ओपनिंग है या यूट्रस की तरफ या बाहर की तरफ पेट की तरफ, दोनों वो चिपक जाते हैं। तो अंदर उसके ग्लैंड्स जो होते हैं लाइनिंग में, वो पानी इकट्ठा उससे निकलता रहता है, सिक्रीशन निकलता रहता है, वो कलेक्ट होके एक बैलून की तरह सॉलिड ट्यूबल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये इन्फेक्शन की वजह से हो गया, टीबी की वजह से हो गया, पुरानी कोई सर्जरी हुई है उसकी वजह से हो गया, एंड और क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि जहां से ब्लीडिंग होती है यूट्रस की सतह, ये पहले भी हमने वीडियो बनाया हुआ है एंडोमेट्रियोसिस पे, वो दूसरे जगह कहीं ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग होने के बाद वहां पे हीलिंग जब होती है तो वो ट्यूबल के एंड को वो वहां पे एडेजन बन जाते हैं, स्कार बन जाता है, एडेजन बन जाता है, तो अगेन वही ट्यूबल ब्लॉक हो गया। तो ये सब रीजन है, पहले सर्जरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या एंडोमेट्रियोसिस जैसा कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया, उसमें फ्लूइड जमा हो गया। अब क्या हो गया, जब फ्लूइड जमा हो गया तो जैसा कि हमने बताया कि ट्यूब का दो एंड होता है, एक पेट की तरफ होता है, वो फिम्ब्रियल एंड है, ऐसे क्लच की तरह होता है, और ऐसे एग है, ओवरी है, तो वो ओवरी से एग निकला, वो एग कैच करके ट्यूब में गया, और दूसरे साइड से स्पर्म आया तो ट्यूब में कहीं ये मिलते हैं, तब जाकर एक वो बच्चे का जो भ्रूण होता है उसका निर्माण होता है। फिर ये भ्रूण क्या होता है कि आकर यूट्रस के सतह पे इम्प्लांट होता है। तो ये जब ट्यूब में ही दोनों साइड से ब्लॉक है, फ्लूइड फील्ड है, तो ये चीजें रुक जाती है। अगर ये चीज है तो आईवीएफ के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अगर ये दोनों ट्यूब को इसने अफेक्ट किया हुआ है तो। फिर क्या होता है कि अगर मान लो कि प्रेगनेंसी हो भी गई तो क्या होता है कि कभी कभी जो यूट्रस के साइड ट्यूब की ओपनिंग है वो वाटर टाइट क्लोजर नहीं होता है, जो फ्लूइड बहुत दिनों तक कलेक्टेड है ट्यूब के अंदर वो टॉक्सिक हो जाता है, वो जहरीला फ्लूइड हो जाता है।
तो जब बेबी इम्प्लांट होना शुरू होता है तो वो लीक करके आता है और सतह पे वो टॉक्सिसिटी करता है, वो लीक करके आता रहता है। तो बेबी मैकेनिकल प्रेशर से भी जो जाइगोट बना एग और स्पर्म के मिलने से वो निकल आता है और पीरियड आ जाता है, यानी एबॉर्शन हो गया। और या फिर क्या होता है कि वहां टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन जाता है जिसकी वजह से वहां उस जगह पे लीक करके यूट्रस की कैविटी में आता रहता है जहां पे इम्प्लांट होना है, और वो इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है कि वो भ्रूण वहां पे ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए अनट्रीटेड हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो 50% चांसेस है कि फर्टिलिटी रुक जाती है। तो इसका क्या उपाय है? इसका यही उपाय है कि जो इस तरह का डैमेज जब यंग गर्ल में हो रहा है, अनमैरिड गर्ल है आती है कई बार हाइड्रोसाल्पिंग्स लेकर, पेन, उनको पीआईडी या ओल्ड ट्यूबरक्लोसिस का केस होता है 2-3 साल पहले, ट्रीटेड केसेस हैं, ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद एडेजन बन गया, हाइड्रोसाल्पिंग्स आती है 2-3 साल के बाद। तो उसमें हम लोग ये सलाह देते हैं कि कोई एडेड इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन प्रोफाइल वगैरह करा लेते हैं हम लोग और एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं। लेकिन इसका जब फाइनल ट्रीटमेंट तभी होना चाहिए अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं उसके पहले हाइड्रोसाल्पिंग्स का ट्रीटमेंट होना जरूरी होता है, ठीक है? क्योंकि ये हाइड्रोसाल्पिंग्स हमने जैसा कि बताया कि किस तरह से प्रेगनेंसी के लिए बैड इफेक्ट ये करता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हाइड्रोसाल्पिंग्स होता है वो लैब के द्वारा, लैप्रोस्कोपी के द्वारा, या तो उसको हम लोग पूरा साल्पिंजेक्टमी करके हटा देते हैं। साल्पिंजेक्टमी मतलब कि जो फ्लूइड फील्ड डैमेज पोर्शन है, एंड डैमेज हो गया ट्यूब का, उसकी वजह से फ्लूइड उसमें एक्यूमुलेट हो गया, हाइड्रोसाल्पिंग्स बन गया, तो उस हाइड्रोसाल्पिंग्स को आसपास के स्ट्रक्चर से क्लियर करके उसको साल्पिंजेक्टमी पूरा ट्यूब हटा देते हैं। या फिर क्या करते हैं कि वो टॉक्सिक फ्लूइड इम्प्लांटेशन के अगर आईवीएफ प्लान किया है, क्योंकि ट्यूब आपको पता है कि ट्यूब ही में एक जगह है जहां पे नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म और एग मिलते हैं, अब वही डैमेज है। तो हमारे पास उपाय बनता है कि उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा फिर बेबी करना है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी करने के पहले क्या करते हैं कि उसको चांसेस मैक्सिमम हो, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस रेट अगेन 38 to 40% ही है। अगर 100 महिलाओं को होता है तो उसमें से 38 से 40 महिला ही प्रेग्नेंट होती हैं, और लाइव बर्थ रेट थोड़ा और कम हो जाता है, ठीक है? तो उसमें हमें क्या करना है कि अगर ट्यूब नहीं हटाया तो हम कम से कम क्लिपिंग करके, लैप्रोस्कोपिक मेथड से क्लिपिंग करके डिटैच कर देते हैं कनेक्शन को, ट्यूब के कनेक्शन से यूट्रस और ट्यूब के कनेक्शन को डिटैच कर देते हैं, ताकि जो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर, बाहर टेस्ट ट्यूब बेबी में मोटा मोटी सब लोग जानते हैं कि बाहर लैब में एग को निकालते हैं साइकिल कंट्रोल करके, फिर एग जब बन जाता है तो वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ओवम पिकअप होता है, वो निकालते हैं, एग निकालते हैं बाहर, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं बाहर लैब में, उसको एग और स्पर्म को मिलाते हैं। जब वो सर्टेन सेल स्टेज में आ जाता है तो एक स्पेशल कैनुला से उसको यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। तो अब यूट्रस की सतह पे हमने जब डाला है तो वो टॉक्सिक फ्लूइड आकर डिस्टर्ब नहीं करे, इसीलिए क्लिपिंग कर दी जाती है ट्यूब को, और इधर ट्यूब है और इधर यूट्रस है, दोनों के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम लोग क्लिपिंग करके, और तब जाके आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो कंपेरेबल टू द अदर आईवीएफ जो कि नॉन हाइड्रोसाल्पिंग्स वाले केसेस में होता है, उस तरह का उसका सक्सेस रेट होता है। तो आज हमने एक नए टॉपिक के बारे में, नया टॉपिक नहीं है, पुराना है, लेकिन आज हमने ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो बोला है इसलिए मैं उसको नहीं बोल रही हूँ। हाइड्रोसाल्पिंग्स जब अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो उसका, अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसको आप इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि इसका जो सिम्टम्स होता है, डल एकिंग पेन होता रहता है, पेट में हमेशा पेन होता रहेगा। तो हमेशा अगर लोअर इसमें पेन हो और आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो आपको ज़रूर एक दिमाग में ये चीज़ रखना चाहिए कि ट्यूब का ये प्रॉब्लम हो सकता है, हाइड्रोसाल्पिंग्स, तो मुझे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। आज की इसी जानकारी के साथ धन्यवाद।